दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस शेयर में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गणित पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चंस जो कि सीटेट 2016 के पेपर से लिए गए हैं। और इससे पहले हम 2018 के सीटेट के गणित पेडागोजी के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग ये मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को परीक्षाओं में मिलेंगे और इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना वर्ग 3 के एग्ज़ाम में भी रहेगी, इसलिए अच्छे से इनको हमें करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का पेपर से लिया गया है सीधा। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसमें लिखा है कि कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, यहाँ पे जोड़ सिखा रहा है एक शिक्षक, तो उसमें हमें किस युक्ति का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए, तो उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, पहला लिखा है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। तो लगभग ये तो ठीक है कि भाई हमें कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को नहीं कराना चाहिए एक तरह से। इसके बाद शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए, मतलब जो शाब्दिक प्रश्न है तो उनका केवल मूल्यांकन के लिए प्रयोग करें। तो ये तो लगभग इतना ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि मूल्यांकन के लिए हम किसी भी पद्धति का यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है कि जोड़ कोई शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोड़ जो होते हैं उनको क्या करना है, हमें शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करना है। तो देखिए, यहाँ पे शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि हमें जोड़ कैसे देना चाहिए, बच्चों को शाब्दिक रूप में देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 सेब और 4 सेब अगर हम जोड़ें तो कितने होंगे, तो बच्चे उसको फिर आसानी से बता देते हैं कि भाई उसमें 7 हो जाएंगे, गिन के वो बच्चे काउंटिंग करके बता देते हैं। तो इसका लगभग सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर है आपका 3 नंबर का इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं, तो अब टोकरी में कितने सेब हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5 प्रश्न यानी 5 सेब पहले से थे, उसमें 7 और मिला दिए। तो अब ये किस तरह का उत्तर हो जाएगा, इसका वो हमें देखना है। देखिए, पहला है संवर्धन। संवर्धन मतलब एक तरह से होता है उसको पूरा इकट्ठा करके रखना। ठीक, इसके बाद अगला है कि पृथक्करण। पृथक्करण मतलब एक तरह से अलग अलग करना, तो वो प्रक्रिया यहाँ पे हो नहीं रही है। इसके बाद योग की पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति भी कोई किसी प्रकार की हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है समुच्चयन। तो देखिए, समुच्चयन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, या एक तरह से कह सकते हैं कि सबका समूह बना के एक साथ रखना। तो यहाँ पे समुच्चयन की प्रक्रिया, यहाँ पे मॉडल का प्रयोग हो रहा है। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर ये रहेगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला जो 33 नंबर का प्रश्न है, ये लिखा हुआ है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन है। तो देखिए, वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो गणित में हम त्रुटियां करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसको हमें बताना है किस तरह से, मतलब कहाँ तक सही है या गलत है। तो उसको देखते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ गलत। गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो देखिए, ये तो लगभग हो ही नहीं सकता कि त्रुटियों का स्थान ना हो, गणित में तो होता है बिल्कुल। तो दूसरा होगा इसमें, देखिए क्या है कि गलत, ये जो कथन दिया है वो कैसा गलत है। और क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तो देखिए, त्रुटियां लापरवाही नहीं दर्शाती, वो हमारे प्रयास को दर्शाती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा लिखा है सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं या किस तरह से वो सीखते हैं। तो लगभग इसका देखिए जो तीसरा उत्तर है बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल तीसरा उत्तर सही है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होगी। टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन सी सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1/10 को 1/100 से बड़ा बताने के लिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा संख्या चार्ट। तो आप ध्यान रखिए, संख्या चार्ट किस तरह से होता है कि इसमें संख्या चार्ट में हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे जो है इस तरह से, मान लीजिए संख्या चार्ट होता है जिसमें यहाँ पे 1/2 लिखा होता है, इस तरफ 1/2 लिख दिया, मैं 2 भाग दिखाई दे रहा है, फिर नीचे 3 भाग लिख देते हैं, फिर इस करके 4 4, इस 5
6 भाग 7 भाग ऐसे करके आगे बढ़ाते जाते हैं, तो उससे हम आसानी से बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सा भाग बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो दूसरे नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन कि दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि दो विमाएँ हैं, उन दोनों विमाओं की वस्तुओं की हमें मापों की क्या करना है, तुलना करना है। तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा, तो उसका हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है, इसका उत्तर रहेगा 3 नंबर का। 3 नंबर का उत्तर क्या है, प्रेक्षण करना। तो प्रेक्षण से मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम प्रेक्षण द्वारा एक तरह से प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कौन सी माप बड़ी है, कौन सी माप छोटी है। तो प्रेक्षण यानी एक तरह से प्रयोग करना, आकलन नहीं हो सकता, अध्यारोपण यानी कुछ लगाना नहीं हो सकता, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, अप्रमाणिक इकाइयों कुछ हद तक हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम प्रयोग द्वारा एक तरह से कर पाते हैं। तो प्रेक्षण करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 नंबर का। तो ये सही उत्तर है इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो किस तरह से हमारी मदद करती हैं शिक्षण में। तो उसका देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो समस्या सुलझाने में क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, कौशल का विकास करती हैं एक तरह से। तो ये इसका लगभग सही उत्तर होगा। चौथा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। जो गणितीय संचारण होता है यानी गणित को किस तरह से हम यूज करते हैं, तो वो क्या उल्लेख करता है। देखिए पहला है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, कि जो हम संचारण करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम गणित के विचारों को एक तरह से समाहित करके और उसको संगठित करने की एक तरह क्षमता होती है कि किस तरह से हम उसको यूज कर पा रहे हैं विचारों को। तो लगभग ये सही लग रहा है इसका उत्तर। इसके बाद देखिए दूसरा है कि संख्याओं को सुलझाने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। तो समस्याओं सुलझाने की क्षमता तो आती है, इसके साथ एक गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। अब ये कोई खास नहीं लग रहा है कि भाग लेना, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, तो इससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसके बाद एक अगला है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता विकसित मान लेते हैं, चलो होती भी है, और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं इतनी ज़्यादा कि भाई बोलना ही आवश्यक हो, आप तो करके भी कर सकते हैं, सब बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा पहला वाला, कि हमें कैसी क्षमता आती है कि समाहित करने की और संगठित रखने की क्षमता आती है। तो पहला उत्तर इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमें कौन सा नहीं है बताना है। देखिए पहला लिखा है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो एक तो ये लिखा है कि भाई यहाँ पे हमें गणितीय रूप बच्चों को देना है, उनकी सोच विचार प्रक्रिया को। इसके बाद अगला है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। अगला है इसके बाद कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। इसके बाद गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो देखिए यहाँ पे इसके लगभग जो है, देखिए तीनों जो नीचे के हैं, दूसरा तीसरा और चौथा, ये लगभग सभी कैसे हैं, मुख्य इनके उद्देश्य हैं। लेकिन जो मुख्य इसमें से एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है, पहला वाला नहीं है। क्योंकि देखिए गणित अगर बच्चा पढ़ता है तो उसमें ये सोच विचार प्रक्रिया में गणितीय रूप तो आसानी से अपने आप ही आ जाता है। तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या रहेगा, इसका पहला इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे हमें बताना है, गणित की पुस्तकों की क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा चौथा वाला, कि इसमें लिखा हुआ है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक में हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा पहले मूर्त वस्तुओं को बताना चाहिए। मूर्त यानी कि जो हम देख पाते हैं, जो आसानी साफ साफ हमें दिखती हैं, जैसे केले, फल या कोई भी वस्तुएं ऐसी जो दिखाई देती हैं। इसके बाद फिर अमूर्त के बारे में बताना चाहिए, जो नहीं जानते हम, उसके बारे में पाठ्य पुस्तक में वर्णन करना चाहिए। तो इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है।
तो देखिए ज्यामितीय समझ यानी हमें आकृतियों की समझ बच्चों को बतानी है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, तो आप उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मानसिक चित्रण बनाना पड़ता है। यानी बच्चा पहले क्या करता है, उस समझ को पहले पहचानता है, यानी कोई आकृति को पहले क्या करेगा, पहचानेगा। तो मानसिक चित्रण बनाएगा पहले। इसके बाद जो मानसिक चित्रण जब बन जाते हैं, अंदर अंदर पहचान कर लेता है चित्रों की वो, तो फिर उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण कैसा, कि वर्गीकरण एक तरह से, कि कौन सा त्रिभुज है, इसमें से कौन सा आयत है, ऐसा वो विश्लेषण फिर करता है यानी उसका। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करता है, औपचारिक निगमन आता है। फिर क्या करता है वह, औपचारिक निगमन करता है। और देखिए औपचारिक निगमन यहाँ पे क्या है, कुछ तो क्या होता है कि पहले मानसिक चित्रण करता है बच्चा, यानी पहचान करता है पहले आकृतियों की। इसके बाद फिर उसका विश्लेषण करता है, उनको अलग अलग बांटता है, कौन सा आयत है, कौन सा त्रिभुज है। इसके बाद फिर आता है अनौपचारिक निगमन। यानी अनौपचारिक निगमन में क्या होता है कि बच्चा हर एक एक आकृति के बारे में ज्ञान ग्रहण फिर करता है, ये अनौपचारिक निगमन है। और बाद में क्या करता है, औपचारिक निगमन, यानी कि फिर उन गुणों के आधार पर सभी आकृतियों में आपस में क्या करता है, तुलना करता है, उनके बीच के संबंध ज्ञात करता है। तो ये सब इसमें फिर वो करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है इसका दूसरा वाला, राइट आंसर है बिल्कुल ये। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है वो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें एक सही कथन यहाँ पे केवल बताना है। देखिए सबसे इसमें सही कथन कौन सा लग रहा है आपको, एक पहला लिखा है कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। मतलब संख्या 9 तक पढ़ा दो, फिर इसके बाद क्या पढ़ाओ, शून्य पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो स्थानीय मान सिखाओगे तभी शून्य पढ़ाओ बच्चों को, तो ये भी लगभग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो ये कहना है पढ़ाई जाने वाली सबसे पहली संख्या क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो लगभग ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखिए चौथा लिखा है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख बिल्कुल ये सही लग रहा है कि इसमें क्या कहा गया है कि पहले हमें क्या करना है, बच्चों को संख्या ज्ञान तो करा दो पूरा, इसके बाद शून्य का परिचय दो कि शून्य किस तरह से संख्याओं को बढ़ा भी सकती है, छोटा भी कर सकती है, और उसका कितना महत्व है बाद में ये बताना चाहिए। चलिए इसके बाद अगला है कि 42 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों क्या बना रहा है, एक तरह से योजना बनाता है। तो उसमें हमें किस तरह से क्रम में चलना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इसमें सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर है पहला वाला। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तीसरा नंबर का जो पॉइंट लिखा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। यानी सबसे पहले क्या करना है, हमें मूर्त पदार्थ लेकर आओ सामने। जैसे मान लो एक फल लिया है, तो उस फल को पहले आधा करके बताओ उसको कि ये देखिए आधे आधे भाग हो गए। इसके बाद फिर क्या करो, पहला वाला पॉइंट जो लिखा है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया। यानी फिर उसको चित्र बताओ जिसमें आधा भाग दिखाई दे रहा है, कि आधे आधे भाग दिखते उसमें दिखाई दें, ऐसा चित्र लेकर आओ उसके सामने। इसके बाद बच्चों के सामने फिर कहानी या शब्दों के भी आधे आधे प्रयोग आप कर सकते हैं। आधी कहानी सुना दी, आधे शब्द बोल दिए। और लास्ट में जाके क्या करना है, लास्ट में हमें बहुत सारे एक तरह से आधे के चिन्ह हम उसे बता सकते हैं कि आधे का चिन्ह इस तरह से यूज होता है। तो इसका पहला उत्तर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ये इसका हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 में हम गणित शिक्षण और उनको सिखाना है शिक्षण करते समय, तो उसके लिए कौन सा एक बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा, तो वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए, अन्य विषयों से संबंधित भी उसको कर देना चाहिए बीच बीच में बच्चों को। भाषा भी लिया हो बीच में, कोई हिंदी टाइप की हो उसमें भी गणित मिला सकते हैं आप। कुछ कला से संबंधित पॉइंट लेकर आ जाओ बीच बीच में, तो उनको जोड़ जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से बच्चे सीखें अन्य विषयों से संबंधित करके। तो इसका जो तीसरा उत्तर है ये बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, बाकी और सभी इसमें गलत कहलाएंगे। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है उस पेपर का। तो देख क्या लिखा है इसमें, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दशमलव निरूपण करना सिखाना है बच्चे को, कि दशमलव निरूपण यानी कोई पटे वाली संख्या है उसको दशमलव में लेकर आओ। तो उसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हमें पहले क्या करना है, बच्चे को स्थानीय मान की समझ देना पड़ेगी। यानी बच्चे को क्या पता होना चाहिए, स्थानीय मान।
ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्थानीय मान में बच्चे जीरो से संबंधित समझता है, पूरा जीरो कब लगाना है, कितने अंक के बाद जीरो लग जाती है, तो उस तरह से बच्चा दशमलव निरूपण भी आसानी से सीख जाता है। बाकी योग, व्यवकलन, गुणा इनसे कोई संबंधित ज़्यादा नहीं होगा। व्यवकलन मतलब यहाँ पे माइनस करना होता है। चलिए इसके बाद देखिए 60 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएँ हैं। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएँ सभी लोग जानते हैं हम क्या होती हैं। इसका जो चौथा उत्तर है ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखिए योग, व्यवकलन, गुणा, भाग यही चारों संक्रियाएँ होती हैं। तो चलिए ठीक है, ये देखिए ये 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे के जो अगले पेपर के हैं वो 15 क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। देखिए इसमें 31 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा संख्या क्या हो, बड़ी हो। दो संख्याओं को हम गुणा करें और जो प्राप्त संख्या हो वो हमेशा कैसी हो, दोनों से बड़ी हो। कभी कभी छोटी भी हो जाती है, क्योंकि बटे में करते हैं गुणा, तो कभी कभी छोटी भी हो जाती है। तो उसको बताने के लिए हमें केवल क्या करना है, इस ग्रिड पेपर का ही प्रयोग करना है। इसके द्वारा हम आसानी से बच्चों को बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा ही सत्य हो ये सब कथन। ग्रिड पेपर होता है एक तरह से, इस तरह का ग्रिड पेपर होता है जिसमें कुछ ऐसे कॉलम बने होते हैं, और जब हमें इसमें कोई संख्या बताना होती है दशमलव वाली, तो उसको हम इस तरह से काट के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट ऐसे काट दिए, 0.2 हो जाता है। ये 2 कॉलम, एक कॉलम और काट दिया, 2 और काट दिए, तो इस तरह से 0.4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बताया जाता है। तो इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला है 32 नंबर का कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए माप पढ़ाना है बच्चों को, माप कैसे सिखाएंगे, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है उसके लिए पहले हमें लाना पड़ेगा बच्चों के सामने क्या अप्रमाणिक माप है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले बच्चों के सामने आप अप्रमाणिक मापों का ही प्रयोग करें, क्योंकि अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करने से बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से उस चीज़ को पहले समझते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है, अप्रमाणिक माप बच्चों के सामने लेकर आना है, फिर बाद में प्रमाणिक माप को बच्चों को दिखाना है। अप्रमाणिक जैसे कि पहले हम बता सकते हैं कि गज द्वारा, हाथ के बीता द्वारा नाप सकते हैं, या कोई लकड़ी के द्वारा नाप सकते हैं। तो ऐसी अप्रमाणिक मापें लाओ। इसके बाद में हम प्रमाणिक माप यानी बाट द्वारा, स्केल द्वारा ऐसी चीज़ें बता सकते हैं बच्चों को, तो उससे बच्चे आसानी से फिर सीखने लगते हैं। तो इसका जो दूसरा उत्तर है बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक के बाद करना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बताने या बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए हमें वास्तविक ज़िंदगी से गणित को जोड़ना है, संबंध बताना है, उसका अंतर विषयों से भी संबंधित करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना चाहिए, क्षेत्रीय भ्रमण। सबसे पहले बच्चों को आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कराओ, फिर उनसे सर्वेक्षण करवाओ, हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर चीज़ को वो देखें पहले कि किस तरह की वस्तुएं, आकृति क्या हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं। फिर उनकी परियोजना बनवाओ, यानी फिर उसके द्वारा उनसे क्लियर करवाओ भाई कौन सी चीज़ के बारे में आपने क्या देखा, उसके बारे में लिखो या उसके बारे में बताओ। तो ऐसी परियोजना तैयार बाद में करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, तो ध्यान रखेंगे दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए तो हमें जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे एक तो टेलर का गिनतारा है। तो गिनतारा जो होता है ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ही शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए होता है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, तारों को गिनतारे जो डॉट डॉट लगे होते हैं उनको गिनते हैं बच्चे। कंप्यूटर में सुनने के द्वारा कर सकते हैं। एक जियो बोर्ड होता है, तो जियो बोर्ड इस तरह का होता है, इसमें कील लगी होती हैं, ऐसी कुछ कील, तो उसमें आप आकृतियाँ बना सकते हैं त्रिभुज की, उसमें तीली वगैरह फंसाकर। तो इस तरह से जियो बोर्ड ये होता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, सही उत्तर कौन सा है इसका, तीसरा नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो किस समुच्चय में वे प्रवीण हैं, तो इसके बारे में बताना। देखिए जो छोटी कक्षा के 8-9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं लगभग, वो आप ध्यान रखेंगे वो एक तो पंक्तिबद्धता करना सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं, पंक्तिबद्धता यानी कि क्रम से जमाना। एक वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, यानी वस्तुओं को बांटना कि कौन सा आयत है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सी गेंद है, कौन सी फुटबॉल है। इस तरह का वर्गीकरण करने लगते हैं, छोटे बड़ा बताने लगते हैं। और एक प्रतिवर्तिता सीख जाते हैं, यानी प्रतिवर्तिता मतलब क्या होता है कि उल्टी गिनती भी चालू कर देते हैं। तो इस तरह का वो सीख जाते हैं।
तो पंक्तिबद्धता ये होता है। और अनुपातिक विवेचन कभी नहीं सिखाया जाता प्राथमिक स्तर पर। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो देखिए उसने अलग अलग बताया है, सभी को अलग अलग गिन लिया, पेन को अलग, रबड़ को अलग और 3 शार्पनर अलग गिन लिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि उसने किस चीज़ का सिद्धांत का प्रयोग किया, अमूर्तन सिद्धांत और असंगत क्रम सिद्धांत। अमूर्तन सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग गिनते हैं, हर वस्तु को अलग अलग गिनते हैं। और असंगत क्रम मतलब कोई क्रम नहीं होता उनका, अलग अलग गिन रहे हैं लेकिन वो किसी भी क्रम में गिन सकते हैं, पहले पेन को भी गिन सकते हैं या पहले रबड़ को भी गिन सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर हम क्या क्या नहीं सिखाते बच्चों को। पहली बात तो हम यहाँ पे प्रतिरूप बताती हैं बच्चों, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, कि जैसे मान लो आयत बना हुआ है तो उसी पैटर्न की चीज़ें आप बनाते जाइए। तो ये पैटर्न तो बच्चों को पढ़ाया जाता है आकृतियों में। एक चौपड़ का गेम जो होता है वो चौपड़ तरीके से वो भी बताया जाता है। एक सममिति यानी आकृतियों के बारे में बताया जाता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर हम बच्चों को कोण के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर कोण के बारे में कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। तो देखिए गणितीय खेल और पहेलियाँ किस चीज़ में मदद करते हैं हमारी? एक तो देखिए गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, तो ये तो होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद गणित को प्रतिदिन के विचारों संबंधित स्थापित करने में, ये भी होता है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी होगा। समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो ये भी होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि चारों सही हैं, यानी कि इसका जो अगला दिख रहा है हमें कौन सा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन का उत्तर है, इसका दूसरा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका? दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को ये समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो देखिए कुछ 2 आकृतियाँ बनी, समांतर चतुर्भुज की और एक आयत की। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, समान है। इस तरह से किस तरह से शिक्षक मदद कर सकता है? ध्यान रखना है, ग्राफ पेपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का हो जाएगा। क्यों? ग्राफ पेपर में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ पेपर बना होता है। तो यहाँ पे हम आयत भी ले सकते हैं, किस तरह से बीच में ग्राफ पेपर होते हैं, इस तरह से यहाँ पे ऐसे कॉलम बने होते हैं, उसके अंदर हम उसी लंबाई चौड़ाई का एक आयत ले लो और एक ग्राफ पेपर पे आप एक समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं। इसी तरह से उसमें भी कॉलम बने होते हैं, उतनी लंबाई चौड़ाई का ले सकते हैं आप। अलग से कोई भी लंबाई चौड़ाई ऐसी ले लो जिससे एक जैसा कुछ क्षेत्रफल आ जाए। तो चलिए इसके बाद इसका अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा देख लेते हैं। पहले हम देखिए पहला ऑप्शन है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की जानकारी तैयारी कराना। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह की तैयारी कराना कि बच्चों को भाई वो अमूर्तन के उच्चतर बारे में जाने, उच्चतर लेवल पहुँच जाए। तो इसके बाद दूसरा है गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तो देखिए इसके बाद क्या लिखा, गणित की जो बच्चे की ज़िंदगी है उसमें क्या करना है, गणित के अनुभवों को जोड़ना है। तो इसका दूसरा ये भी ठीक है, चलो मान सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ये पूछा है कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ये दूसरा तो मुख्य उद्देश्य है इसका। इसके बाद अगला है इसमें कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तो ये भी है कि भाई बच्चा समस्या समाधान करना सीखे, इस कौशल का विकास हो। एक तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचार भी मतलब उसके अंदर क्या हो, प्रोत्साहित होते रहें, वो हमेशा तर्क भी करना सीखे। तो यहाँ पे जो इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो कौन सा नहीं होना चाहिए, पहला वाला नहीं होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को अमूर्तन की पढ़ाई करवाएं या उच्चतर लेवल की पढ़ाई करवाएं, तो ये ज़रूरी अभी नहीं है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है वो है 58 नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर का कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे पूर्व जानकारी आवश्यक है कि 2 हम संख्याओं क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, तो गुणन के लिए
है ना। तो किस जानकारी का प्रयोग पता होना हमें ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके लिए गुणन योग पर वितरण के रूप में ये लिखा है तीसरा नंबर का। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए तीसरा लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणन और योग पर वितरण के रूप में ये हमें जानकारी होना चाहिए, तब हम जाके ये इसका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। देखिए भयभीत होने गणित से और असफल होने में तो किस चीज़ को हम कारण नहीं मान सकती, तो ये हमें बताना है कौन सा इसमें से एक कारण नहीं होगा। तो देखिए 4 नंबर में कहा लैंगिक भेद, यानी कि लैंगिक भेद क्या एक कारण नहीं है कोई सा असफल होने का, कि बच्चे भाई अगर मान लो लड़का है या लड़की है तो वो इस वजह से असफल हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी 3 तो कारण हो सकते हैं लेकिन लैंगिक भेद नहीं होगा। तो चलिए ये इसका सही उत्तर हो गया। इसके बाद 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमें क्या करना है, दशमलव संख्याओं को बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सा एक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए दशमलव वाली जब भी कोई संख्या पढ़ाना है तो उसके लिए ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है। ग्राफ पेपर मैंने बता दिया आपको इस तरह से होता है, इसमें ऐसे कॉलम बने होते हैं और हमें दशमलव बताना होती है बच्चों को। हम जैसे बांट सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों से कह दिया कि 0.3 का कॉलम है तो 3 कॉलम ऐसे हटा सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं बच्चों को। तो ये इस तरह से ग्राफ पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर देखिए वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।